नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब जो ये भारतीय अवाम ताकत दल पूरे देश में भारतीयता के माहौल के लिए, भारतीय एकता के लिए, भारतीय भाईचारे के लिए, भारतीय सद्भाव के लिए और भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, आपसी सहयोग, अखलाक मोहब्बत, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम के लिए जो ये कोशिश कर रहा है, विनती कर रहा है अपने भारतीय अवाम से। अब भारतीय अवाम भी समझने लगी है, इसमें हिस्सा लेने लगी है, आगे आने लगी है। कुछ कहीं कहीं लोग टोली बना करके, समूह बना करके वो इस प्रकार की छोटी मोटी जो है वो रैली या भारतीय एकता की और इस प्रकार से और ख़ास करके अब और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जरा उस वक्त को पूरा देश याद करे कि ये छद्म राष्ट्रवादी बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग जो इन पर निशाना साधते थे कि देखो भाई, हम तो राष्ट्रवादी हैं और तुम लोग हमको समर्थन नहीं देते हो, जबकि हम राष्ट्रवादी हैं। तो ये वक्त था। आज वही हमारा तबका भारतीय अवाम ताकत दल का भारतीयता की बात को लेकर के से काफ़ी आगे है। अब वो आईना दिखा रहा है ऐसे लोगों को कि तुम्हारा राष्ट्रवाद कैसा है जिसमें भारतीय एकता के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस भारतीय एकता के लिए, जिस भारतीय एकता के आधार पर हमारी पहली प्रमुख आज़ादी की जंग लड़ी गई थी 1857 वाली, और जिस भारतीय एकता के आधार पर हम सभी ने मिल करके अपने कुर्बानी दी और सफ़ेद अंग्रेज़ों को भगाया, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आज़म भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा। देखिए, श्रीमती रानी चंद्रमा कर्नाटक से हैं
सुब्रमण्यम भारती जो अमर शहीद हैं वो तमिलनाडु से हैं, और इसके बाद अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियू नागालैंड से। तो अपने देश भारत के कोने कोने से लोगों ने हंसते हुए खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति दी और सर्वस्व भारत माता की बल वेदी पर न्यौछावर किया। और उन्होंने ही जो है हम सभी के बीच में भारतीयता आधारित एकता का, कि हम सभी लोग भारतीय हैं, अपनी कुर्बानी और शहादत के जरिए दिया। और ये बहुत हर्ष का विषय है और राहत का विषय है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भी उनके इस जज्बे का सम्मान किया, और हम आप सभी को जो है वो भारतीय नागरिक के रूप में सम्मान दिया। भारत का संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो हमारी जितनी भी पहचान जातियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर थी, वो सब समाप्त हो गई। संविधान ने सबको समाप्त कर दिया। अब उस संविधान ने, भारत के संविधान ने हमको बस एक ही पहचान दी, भारतीय नागरिक, और सारी व्यवस्थाएं इस भारतीय संविधान के अनुसार और हमको एक भारतीय नागरिक के लिए हैं या उसी रूप में है। दुख इस बात का है कि भारत के संविधान के लागू होने के बाद भी वो शक्तियां जो है संविधान लगने के पहले जो अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपना लगाव वो तथाकथित जातियों के साथ लगाते थे, उसको बंद नहीं किया, जारी रखा। और हमारे भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 के लगने के बाद भी जब यह प्रवृत्ति आगे चलती रही, तो ये समाज विरोधी ताकतें, जो कि जातिवाद इनका हथियार है, सांप्रदायिकता इनका हथियार है, इनको वो मौका मिला कि अभी भी इस देश की जनता वो भारत के संविधान के आदेश के अनुसार अपनी पहचान भारतीय नागरिक के रूप में नहीं कर रही है। अभी भी वो संविधान लगने के पहले वाली जो पहचान है, लगाव है, उसी को जारी रखे हुए है। तब इन समाज विरोधी ताकतों को मौका मिलता गया, और उसमें सबसे बड़ी समाज विरोधी, देश विरोधी वो जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस है, जिसने इसी जातिवाद के आधार पर पूरी गणित बिठाई। अब उसके विषय में मैंने पूरा बताना इस मौके पर उचित नहीं है। और इसके बाद इसी के सीख के अनुसार, इसी के पद चिन्हों पर मैंने भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर समाज को बांट करके और सत्ता की साजिश या राजनीति करना। इसके बाद जो इसके शिष्य आए बाद में, समाजवादी पार्टी के रूप में, बहुजन समाज पार्टी के रूप में, और फिर इसी से जो निकले टीएमसी, एनसीपी, और इसी जेएनपीसी के द्वारा जो पैदा किए गए शिवसेना, आरजेडी, ये सब उसी जेएनपीसी के बताए हुए जातिवाद, संप्रदायवाद के बुराइयों को और गहरा किया और उसकी जड़ें जमा दिया। फिर तो तांता लग गया जातिवाद के आधार पर, तमाम और भी पार्टियां पैदा हो गई। दक्षिण भारत में सिर्फ तमिल के नाम पर डीएमके, और ये सारी ख्वाहिशें जो है, मंसूबे कम्युनिस्ट वालों के थे कि हमारा देश अंदर से खंडित हो जाए, हमारा भारतीय समाज खंडित रहे। तो इस प्रकार से ये कम्युनिस्टों के मंसूबे फल फूल रहे थे।
कम्युनिस्ट वाले भले अपने मुंह पर मुखौटा लगाए हों कि हम गरीबों के लिए हैं, हम कर्मचारियों के लिए हैं, हम मजदूरों के लिए हैं, हम किसानों के लिए हैं, हम किसान मजदूरों के लिए, ये सब झूठ। उनका असली मंसूबा जो हमारा दुश्मन चीन है उसके एजेंडे को चलाना है। चीन चाहता है और चीन फंडिंग करता है इन कम्युनिस्टों को, भारत के कम्युनिस्टों को, भारत को अंदर से विखंडित किया जाए, भारत को अंदर से कमजोर किया जाए। तो ये सारी जो समाज विरोधी ताकतें हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, एनसीपी, अकाली, डीएमके, टीडीपी, ये सब जो है जो कम्युनिस्ट चाहते हैं, जो चाइना चाहता है, जो और भी जो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतें चाहती हैं, उसको पूरा करते हैं। और उसमें हमारे समाज के कुछ कट्टरवादी तत्व जो है इसी आग में और घी डालते हैं, घी डाल रहे हैं। हमारे कुछ इसी भारतीय समाज के लोगों को अलग थलग रखने का और कुछ अपमानजनक शब्दों से संबोधित करने का, ये प्रक्रिया जो है वो जारी रखी हुई है। तो यह सारी चीज़ों को तोड़ करके आज वक्त है भारतीय एकता के आधार पर, भारतीयता के आधार पर, जिसमें समानता कि हम सभी लोग बराबर हैं, हम सभी लोग भारतीय हैं, सभी लोग भारतीय नागरिक हैं, जिसमें छोटा बड़ा या ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं। और जब भारतीयता का माहौल हो, एक दूसरे से बात व्यवहार हो, तो कदापि ये धारणा नहीं आनी चाहिए कि जिससे हम माने वार्तालाप कर रहे हैं, जिससे संपर्क कर रहे हैं, जिससे हमसे माने ये बात व्यवहार हो रहा है, वो किस संप्रदाय का है, किस पंथ को मानने वाला है, किस जाति का है, किस भाषा का है, किस प्रांत का, किस क्षेत्र का, ये विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यदि विचार अभी भी है तो भारतीयता के माहौल में एक जहर है, या दूसरे शब्दों में कहिए, इतना जो प्रयास का आपने दूध इकट्ठा किया, बहुत ढेर सारा ये आपने दूध इकट्ठा किया, तो ये नींबू की बूंद की तरह है जो कि पूरे दूध को फाड़ देगा। ये तो इसकी सावधानी हमसे बरतिए। कभी भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि वो सामने वाला या जिससे भी जिस भारतीय भाई बहन से आप संवाद कर रहे हैं, आप उसे बातचीत कर रहे हैं, बात व्यवहार कर रहे हैं, ये ख्याल बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि वो किस समुदाय का है, किस जो है वो पंथ को मानने वाला है, किस जाति का। ये सब बातें बहुत ही घातक है। जब एक बार हमारी पहचान भारतीय ग्रुप में हो गई, दैट इज फाइनल। हम किस आस्था को मानते हैं इसके लिए भारतीय आवाम ताकत दल ने बताया हुआ भी है, और आप लोग भी जान लीजिए हम किस पंथ को मानने वाले हैं। तो पंथ आपका एक जाति मामला है, आपका निजी मामला है, पर्सनल कन्विक्शन है, उसको व्यक्तिगत रूप में निभाइए, घर के अंदर निभाइए। जो भी आपकी विधि प्रक्रिया संस्कार आपको बताते हैं उसके अनुसार निभाइए, लेकिन घर के बाहर पूरा हमारा जो माहौल है, वातावरण है, शुद्धतः भारतीय और राष्ट्रीय है। इसमें किसी पंथ की न कोई भूमिका है, न अपने पंथ के तांडव की कोई भूमिका है। इतनी छोटी सी बात, मोटी सी बात भारतीय जनता का दल बता रहा है, और इसको सभी भारतीय भाई बहनों को समझना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। अब चूंकि भारतीय आवाम ताकत दल का ये प्रयास में हमारे भारतीय आवाम का एतबार, उसका यकीन बढ़ रहा है। इसमें वो भाग ले रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी जो कि इसी तरह की सेक्टोरियल या सेक्टेरियन राजनीति करते हैं,
उनको इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने ही आईना दिखाया, काले झंडे दिखाए। और मैं समझता हूँ कि उनको इसी से समझ जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता के दल का ये कहना है, ठीक है, उनको झंडा दिखाया गया हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से। भारतीय जनता के दल का कुछ और कहना है कि भाई भारतीय जनता के दल के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी व्यक्तिगत रूप से अछूत नहीं है। भारतीय जनता के दल उनको भी आह्वान करता है कि इस भारतीय एकता में शामिल हों और इस माहौल में शिरकत करें। और देश को देखिए, जब भारतीय आवाम मजबूत होगी, देश मजबूत होगा। तो इस देश को मजबूत करने के लिए, भारतीय आवाम को मजबूत करने के लिए वो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, वो जो सेक्टेरियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसको त्याग करके इसमें शिरकत करें, इसमें शामिल हो। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है। असदुद्दीन ओवैसी लोग जो है प्रतिभा है, लेकिन वो गलत दिशा में वो उसका इस्तेमाल हो रहा है। उसी प्रकार यही बात जो है, जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, उनमें भी प्रतिभा हो सकती है, लेकिन उसका इस्तेमाल वो गलत दिशा के लिए, गलत प्रयोजन के लिए वो कर रहे हैं। जो ताकत, जो ऊर्जा, जो दिमाग, जो बुद्धि लगा रहे हैं और नफरत वो फैलाने में, इस्लाम आस्था पर आक्रमण करने में, जरूरत इस बात की है कि वही ऊर्जा, वही ताकत भारतीय एकता को मजबूत करने में लगाएं। तभी जो है उनकी बुद्धि की, उनकी और उनके विवेक का और उनकी काबिलियत का सही इस्तेमाल है ऐसे लोगों का। लेकिन जब तक नहीं वो करते हैं, भारतीय जनता का दल उनकी प्रवृत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बिल्कुल वो प्रयासरत रहेगा और वो ध्वस्त करके रहेगा। तो अब जो है, अब जब इसमें हमारी आवाम इसमें शिरकत कर रही है, इसमें शामिल हो रही है, भारतीय एकता को महसूस कर रही है, आगे बढ़ा रही है, लोगों को जहाँ आवश्यक हो रहा वो प्रतिष्ठित भी कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो कि खंडित माने राजनीति करते हैं, सेक्टेरियन पॉलिटिक्स करते हैं, उनको काले झंडे दिखा रही है, उनको आईना दिखा रही है। तो और मतलब यह कि जनता में, हमारी भारतीय जनता में, हमारे भारतीय आवाम में यह लोकप्रिय हो रहा है। तो ये समाज को तोड़ने वाली शक्तियाँ जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, सामुदायिक के आधार, अब इन मुद्दों को चुराने की साजिश कर रही हैं। अब ये बहुजन समाज पार्टी वाले ब्राह्मण सम्मेलन, भारतीय जनता का दल ये पूछना चाहता है, वो सतीश मिश्रा जो है वकील है ना, वो कैसा वकील है और क्या पढ़ाई किया है और कौन सी डिग्री लिया है कि जब भारत के संविधान अपने प्रस्तावना की पहले वाक्य से ही कहता है हम भारत के लोग, जब भारत के लोग हो गए तो फिर हम इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ भारत के लोग ही हैं, भारतीय हैं। तो किस आधार पर जो है वो बोला था कि ब्राह्मण सम्मेलन? ये पूरी आवाम उस सतीश मिश्रा से जरूर पूछे और उसके जो अनुयायी हैं उनसे भी पूछे कि वो वकील है ना, वकालत की पढ़ाई किया होगा, भारत का संविधान भी पढ़ा होगा। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना मैंने, एक तो प्रस्तावना होता है, मैंने जो कोई पुस्तक खोली है तो आपको प्रस्तावना ही मिलेगा। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन ही यहीं से शुरू होती है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसके अलावा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो उस सतीश मिश्रा से पूछा जाना चाहिए, मायावती से भी पूछा जाना चाहिए कि जब हमारा अस्तित्व है कि हम भारतीय हैं, तो ये ब्राह्मण कहाँ से आ गए? तो ये सवाल है।
अब हम ब्राह्मण नहीं रहे, हम क्षत्रिय और राजपूत और जो है ठाकुर भी नहीं रहे, हम यादव भी नहीं रहे, हम जो है व्यापारिक वर्ग भी नहीं रहे, हम जो है वो यानी शेड्यूल कास्ट या हरिजन या कुछ भी हम नहीं रहे, हम भारतीय हैं। यह बात सभी संबंधित को अच्छे रूप में समझ जाना चाहिए और समझा देना चाहिए। और दूसरी ओर ये समाजवादी लोग जो क्या सर्व सम्मेलन, सर्व क्या होता है भैया? समाजवादी के लोग सर्व क्या होता है? यानी आप इस बात को तस्दीक कर रहे हैं कि लोग अनेक हैं और उस अनेक के बीच में सर्व सम्मेलन कर रहे हैं। ये आपकी अवधारणा ही जो है घातक है। सर्व का कोई स्तर ही नहीं है। हम लोग तो एक हैं पहले से। जैसे वो गलती कर रहा था मोहन भागवत, हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता, डीएनए वो मिला रहा था। अरे हिंदू मुस्लिम के बीच की एकता, हिंदू मुस्लिम के बीच की एकता का तो प्रश्न ही नहीं है। जब वो भी भारतीय हैं, ये भी भारतीय हैं, तो भारतीय एकता की बात करो ना भैया। तो ये सिर्फ इस जो ये मुद्दा भारतीयता का जो कि लोकप्रिय हो रहा है, इसको चुराने की अलग अलग माने साजिशें, चालाकियां, धूर्तताएं, ये सब अपना रहे हैं। लेकिन हमारी भारतीय अवाम बिल्कुल साफ साफ देख रही है। सवाल है कि जो जातियों के आधार पर इस समाज को बांट रहे थे, आज उनके मुंह से एकता वाली बात कैसी लग रही है? बताइए। कितनी हास्यास्पद और मौका परस्त, अवसरवादी। तो इनको पहचानने की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी कैसे भूल गई कि जब उसने काशीराम मायावती ने नारा दिया कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। आज उसके मुंह से ब्राह्मण सम्मेलन और हमारे उन भारतीय भाई बहनों को जात के नाम पर जो है वो लुभाने की बात कर रही है। वो मायावती भी भूल जा रही है और सतीश मिश्रा भी भूल जा रहा है कि बाबा साहब ने बोला था जाति विहीन समाज। तो जब बाबा साहब ने बोला था जाति विहीन समाज, तो फिर ये ब्राह्मण का स्थान कहाँ से आ गया? ब्राह्मण की बात कहाँ से आ गई? पूरी अवाम उससे सवाल करे कि बाबा साहब ने बोला था जाति विहीन समाज, या हमारी एक ही जाति है, जो जाति हमारे भारतीय संविधान के अनुसार कि हम भारतीय हैं। तो ये ब्राह्मण कहाँ से आ गए? जो पूरी अवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उससे सवाल कर रहे हैं, सतीश मिश्रा से भी और मायावती से भी, और जो उनके मोहजाल में फंसे हैं उनसे भी। और उसी प्रकार जो समाजवादी पार्टी के लोग सर्व सम्मेलन जो कर रहे हैं, पूछें भैया हम तो एक ही हैं, ये सर्व कहाँ से आ गए? तो और जो इनका वास्तविक व्यवहार है, ये भले ये समाजवादी पार्टी के लोग कि हम लोहिया के अनुयायी हैं, हम तो समाजवादी हैं, लेकिन इनका जो मूल चरित्र है इस समाज को तोड़ना जातिवाद के आधार पर, या जो जातिवाद पहले से है उसी को और गहरा करना, उसी को और चौड़ा कर देना, वो बुराई को और उस बुराई की और जड़ें जो है और अंदर कर देना। ये वो लोग हैं। और यही नहीं, ये माफिया राज, गुंडागर्दी, एक दहशत, हर थाने को जो है एक उनका जो है एक समाजवादी पार्टियों का एक अड्डा बन जाता है विरोधियों को मैंने अपना हिसाब किताब वो बराबर करने का, या अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने विरोधियों को
वो तंग करने का, परेशान करने का। और इनके राज्य में किसी की भी ज़मीन दिख गई, किसी का पेट्रोल पंप दिख गया, किसी का फ्लैट दिख गया, किसी का मकान दिख गया, तो बिल्कुल माफिया और गुंडों की तरह अपना। और इतना ही नहीं, देश के लिए जो अभिशाप है आतंकवाद, आतंकवादियों के हमदर्द, इनकी सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इनके लोग सफाई क्या क्या देते हैं, दो तरह की सफाई, जरा उस सफाई में भी कितना यानी कितनी खुराफात है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको देखें। एक तो वो अनुराग भदौरिया कह रहा है, जब बात उसे पूछी गई कि भाई कि आपकी सभाओं में जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो वो ये कह रहा है कि भाई ये जिम्मेदारी जो है योगी सरकार की है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगे। ये कह रहा था वो अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया या अखिलेश या मुलायम सिंह से पूछा जाना चाहिए कि यदि कोई डाकू या चोर किसी की चोरी या डकैती करता है तो वो ये तर्क देख भाई कि हम तो डकैती डाल रहे थे, हम तो चोरी कर रहे थे, आप जो है वो असावधान जो है आपने अपनी सुरक्षा क्यों नहीं की। आपको अपनी सुरक्षा करनी थी, जब हम चोरी कर रहे थे, डकैती डाल रहे थे, तो आपने अपनी सुरक्षा क्यों नहीं की। इस तरह का तर्क जो है वो अनुराग भदौरिया, हालांकि इन्हों का नाम लेना ठीक नहीं है और मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसका प्रवक्ता आकर के बहुत स्टोर करता है जब भी टीवी डिस्कशन होता है, तो उसने इस तरह का तर्क दिया कि उसकी सभाओं में जब पूछा कि भाई आपकी सभाओं में जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो बोला कि ये योगी सरकार क्या कर रही है। वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, वो अपने को दोषी नहीं मान रहा था। सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, वो दोष उसके ऊपर मर रहा था। और दूसरा जो है उसके कुछ लोग जो है ये कहते सुने जा रहे थे कि वो भाजपा के लोग आकर के उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, तो इसमें हम क्या करें। अब इस तरह की बातों को यानी झूठ, मैंने बिल्कुल सफेद झूठ कि इनकी सभाओं में भाजपा के लोग आकर के वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। राकेश, वही दिल्ली में इतनी बड़ी हिंसा हुई, 4-5 से पुलिस वाले वो घायल हो गए। अब तो ये टिकट बोला कि वो पुलिस वाले ही नहीं थे, तो झूठ की कोई इम्तिहान नहीं है। फिर वो टिकट बोल रहा था कि जो हिंसा करने वाले वो आरएसएस के लोग थे। आरएसएस का नाम बराबर ये रटता फिरता है, क्या नाम है, राहुल। आरएसएस की जो बदमाशियां हैं, जो दुष्टताएं हैं, वो दूसरे तरह की हैं। लेकिन हर एक में आप आरएसएस को डालेंगे तो इस पर यानी कौन विश्वास करेगा। और वो यानी बिल्कुल मैंने सफेद एक जो है यानी कुतर्क है। अब कुतर्क क्यों, जो है अपने पाप को ढकने के लिए। यहाँ पर भी यानी हमारा देश उस पाकिस्तान के साजिश से लड़ रहा है, उसके आतंकवाद से लड़ रहा है, और यहीं पर खा करके, यहीं की सुविधा उठा करके पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाना। और उसमें सबक इस बात की रही, जैसा कि बताया गया है, कि जो पकड़े गए उसमें एक को छोड़ करके, सिर्फ एक को छोड़ करके बाकी जो 4 थे वो गैर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से थे। तो यह भी एक बहुत बड़ी मैंने महत्वपूर्ण बात है और बहुत बड़ी सीख है, जो हर बात के लिए हमारे इस्लाम, पाकिस्तान की बातों को लेकर के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पर जो कट्टरवादी तत्व, असामाजिक तत्व जो निशाना बनाते हैं, यह उनके लिए सीख है कि वे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले जो है वो
इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के नहीं है। अब सुना है कि यानी चीन की हरकतें वो सीमा पर चल रही हैं। देखिए, चीन की हरकत कुछ नहीं कर सकती। अब तो भारत सशक्त भी हो गया है, हमारी फौज जो है बहुत ही काबिल है, बहुत सशक्त है उनका जवाब देने के लिए। समस्या हमारे देश के अंदर से है। चीन से अधिक घातक दुश्मन हमारे देश के अंदर है। जेएनपीसी जो है वो सबसे बड़ी दुश्मन है। दुख और आश्चर्य कि इस जेएनपीसी के समर्थक अभी कुछ पड़े हुए हैं। इस राहुल के पीछे दौड़ने वाले भी पड़े हैं। उस राहुल को देश का गद्दार वो माने को तैयार नहीं है। प्लासी का युद्ध हुआ, अपने ही इस मुल्क के नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की गई। वो गद्दारी उसका खुद का सेनापति ने किया। नवाब सिराजुद्दौला के 18,000 सेना को उसने जो है महज दुश्मन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव के महज 300 सैनिकों के आगे जो है वो सरेंडर करवाया, आत्मसमर्पण करवाया। इसको 1 लाख इसी देश के लोग तमाशा देख रहे थे। यदि उनमें ये होता है कि नहीं भाई ये मिर्जाफर गद्दार है और ये क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे दुश्मन है, तो वो 1 लाख लोग तमाशा देने के बजाय उस क्लाइव का और उसके 300 सैनिकों का और जो गद्दारी कर रहा था मिर्जाफर, उसका काम तमाम वहीं पर कर दिए होते। आज वही मानसिकता खत्म नहीं हुई है। वही मानसिकता जो ये राहुल गद्दारी कर रहा है, वही मानसिकता जो है वो समर्थन दे रही है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस चीज़ को समझें कि देश के दुश्मनों का अभी भी जो समर्थन जो मिल रहा है, वही मानसिकता काम कर रही है। लेकिन उस मानसिकता को ध्वस्त किया जा सकता है भारतीय एकता के आधार पर, भारतीयता के आधार पर। इसलिए भारतीयता बहुत जरूरी है। जेएनपीसी के नाश के लिए, जो जेएनपीसी को बचा रहा है वो बीजेपी के नाश के लिए। मतलब कि देश का विभाजन यह हमारे भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है और सबसे बड़ी साजिश है। साजिश पर साजिश। जो 15 अगस्त 1947 इस देश के लिए त्रासदी है, विभाजन की त्रासदी, 25 से 30 लाख लोगों की जान गंवाने की त्रासदी, 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर उजड़ने की त्रासदी। पाकिस्तान जो बना वो भारत पर हमेशा चाकू चलाने के लिए जो पाकिस्तान बनाया गया इन दोनों गद्दारों के द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू के द्वारा। वो पाकिस्तान हमेशा भारत पर ही चाकू चलाने के लिए वो बनाया गया। ये बात जो है वो गद्दार नेहरू जानता था और इसी मंशा से उसने वो पाकिस्तान बनवाया। और जो है फिर उस पाकिस्तान के पक्ष में पूरा कश्मीर जो है वो देना चाहता था। जब वो कश्मीर नहीं दे पाया तो ऐसी धाराएं, धारा 370 35 से के जरिए कि संसाधन रुपया पैसा तो खर्च होगा भारत का, लेकिन वहाँ पाले जाएंगे पाकिस्तान परस्त, उस कश्मीर में पाले जाएंगे अलगाववादी, वो पाले जाएंगे आतंकवादी। और किसके जरिए? इसका चेला था वो गद्दार शेख अब्दुल्ला। अब शेख अब्दुल्ला की पूरी पीढ़ी, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये सब जो है जो गद्दार नेहरू था ये उसी की उपज है और उसी के आसपास सभी हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हो फलान ढिकाने। वो कश्मीर भारत के खर्चे पर, भारत के संसाधन पर पलने वाला, और भारत का उस पर कोई कंट्रोल भी नहीं।
वो पाकिस्तान का उपनिवेश बनाया गया इस गद्दार नेहरू के द्वारा। लेकिन देखिए, आज जब भी बात होती है, अब विशेष करके हमारे कश्मीरी पंडितों को किस किस अपमान के साथ, कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है ना, उसी हिस्से में अपने ही भारतीय भाई बहनों को अपमानित करके, हत्या करके, और अपमानित का मतलब यही आतंकवादी मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से, और ये कश्मीरी पंडित बोलते भी नहीं थे, ये बोलते थे इंडियंस, कहते थे कि इसके पहले वो हत्या किए थे 25 से 30, जिसमें कि कुछ महिलाएं और बच्चे भी थे। तो हत्या करके पहले आतंकित किया, डरवाया, अब इसके बाद मस्जिद के लाउड स्पीकर चिल्ला कर बोलते थे कि ये इंडियंस यदि अपनी सलामती चाहते हैं तो अपनी औरतों को, अपने बेटियों को, अपने जायदाद को छोड़ के चले जाएं। कितनी अपमानजनक बात इसी देश में। लेकिन इसकी जड़ में कौन है? गद्दार नेहरू है। लेकिन इन सबों की साजिश देखिए, ये इन्होंने घुमा दिया है अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के ऊपर। ये भी देखिए, यानी जेएनपीसी की हर गलती, ये भी एक जो है उससे भी बड़ी, जितनी बड़ी साजिश से इस नेहरू ने, या नेहरू और गांधी ने जितनी बड़ी साजिश से सत्ता हथियाई, देश को बांटा, जिससे चलते हमारे 25 से 30 लाख लोगों ने जान गंवाई, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े। कोई कहता कि साहब आप डेली यही बोलते, अरे डेली बोला जाएगा जी, जब तक कि ये जो है प्रत्येक भारतीय भाई बहन इसको जान नहीं लेंगे, वो डेली बोला जाएगा, हमेशा ये बोला जाएगा। तुमने इस बात को यानी कि क्यों छुपाया? पहले तुम बताओ। तो जितनी बड़ी साजिश करके इन सबों ने सत्ता हथियाई, देश बंटा, 25 से 30 लाख लोगों की जान गई, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े, उससे बड़ी साजिश करके ये इसका पूरा इल्जाम जो है अपने सिर से उठा करके जिन्ना साहब के मत्थे बढ़ा। यह भी देश को जानना बहुत जरूरी है। जिन्ना साहब ने यदि कभी बोला भी होगा तो अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए, उन्होंने तो भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा किया था। उनकी एक बहुत ब्लंडर माना जा सकता है, बहुत बड़ी गलती मानी जा सकती है कि जब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए दावा किया था, तो वो भारत के एक टुकड़े पर कैसे राजी हो गए? ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। और उनकी भूल नहीं, जब ये दोनों को दोनों तांडव कर रहे थे, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू, और जिस नेहरू के समर्थन में इस देश में कोई नहीं था, कांग्रेस में भी कोई नहीं था सिवाय मोहनदास करमचंद गांधी के, और देश में भी कोई नहीं था। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये बहुत आसानी से ये अंदाज कर सकते हैं कि आखिर इन दोनों मिलकर के, और एक और था वो गवर्नर जनरल माउंटबेटन, तो जिसके समर्थन में एक भी आदमी नहीं है, उसको इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की इन दोनों ने कितनी बड़ी साजिश की होगी। इसे मोहनदास करमचंद गांधी ने तो कांग्रेस में बगैर पार्टी प्रस्ताव पास करवाया, दबाव देकर के भारत के बांटने का, और कांग्रेस में इस देश को बांटने का प्रस्ताव पास करवा रहा है, इल्जाम दे रहा है जो है वो जिन्ना साहब के मत्थे पर। देखिए ना, जब वो ट्रायल चल रहा था आईएनए पर, आज़ाद हिंद फौज पर, इसी लाल किले पर, और ख़ास करके उसमें हमारे आज़ाद हिंद फौज के 3 सेना उपाध्यक्ष, वो तीनों समुदाय के थे। एक हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के थे, एक जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के थे, एक हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के थे। तो एक थे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सहगल साहब,
एक थे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल शाहनवाज साहब, और एक थे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन साहब। जब इनकी बात आई तो पूरा देश उबल गया, और मैंने हिंदू मुस्लिम सिख वाली जो एकता पूरी आ गई पूरे देश में, पूरी एकता की लहर दौड़ गई। उसको देख करके कांग्रेस की एक कद्दावर नेता थी अरुणा आसिफ अली, उन्होंने कहा कि अरे इसमें जो ये एकता है पूरे देश में, अब इसका इस्तेमाल करते हैं। इस एकता का इस्तेमाल भारत के ऊपर जो विभाजन का खतरा है उसको टालने के लिए वो आंदोलन करते हैं, जन जागरण अभियान चलाते हैं, धरने पर बैठते हैं, आवरण अनशन करते हैं। इस तरह की चिट्ठी उन्होंने अरुणा आसिफ अली ने, जो कि उसमें कांग्रेस की बहुत कद्दावर नेता थी, उन्होंने चिट्ठी लिखा इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को। इसने बहाना क्या बनाया कि यह हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है, वो तो दीवालों पर हाथ मिला रहे हैं। वो अंग्रेजी में बोला है, दिस इज नॉट एन यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे आर ज्वाइनिंग हैंड्स एट द बैरिकेड्स ओनली। माने वो दीवालों पर हाथ मिला रहे हैं। तो फिर वो जो नेत्री थी कांग्रेस की कद्दावर नेत्री या नेता अरुणा आसिफ अली, फिर उन्होंने चिट्ठी लिखा कि हाँ ठीक है, ये लोग जो है वो पहले दीवालों पर ही हाथ मिलाते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एकता यहीं से शुरू होती है। उन्होंने कहा कि नो प्रॉब्लम, they start joining hands at the barricades, but the unity among them commences from here itself. ये वो बोली थी, लेकिन तब भी चूंकि इसको देश बांट करके नेहरू को सत्ता दिलानी थी, ये नहीं माना। कुछ लोग मैंने इस समय हवा फैलाया इंडियन पीसी वालों कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अरे भाई, तमाम इस तरह के प्रमाण हैं कि द्वितीय युद्ध की जब वो सन 42 का भारत छोड़ो आंदोलन मर चुका था, ये सब बिल्कुल जो है अब अपने अपने घरों में, अपने घरों के बिलों में छिप गए थे जितने भी कांग्रेसी थे। तो हमारी आज़ाद हिंद फौज, जिसका निर्माण हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, वो इस देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज जो है अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए वो वहाँ से रंगून से कोहिमा तक आ गई थी। तो उसमें से 60,000 सैनिकों में से 28,000 सैनिक जो है वो शहीद हो गए थे। तो उन सैनिकों की शहादत की प्रेरणा से अपने देश में जो है सेना में बगावत हुई। अब बगावत कहाँ से शुरू हुई? रिन, RIN, रिन माने रॉयल इंडियन नेवी से, और फिर इसके बाद वो स्थल सेना में भी, आर्मी में भी होने जा रही थी। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, जिसने हालांकि इन सबों को आज़ादी का नाम दिया, लेकिन जिसने ट्रांसफ़र ऑफ पावर, सत्ता हस्तांतरण के लिए जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली, उसका नाम था क्लेमेंट एटली, तो एक बार 1956 में भारत आया था। तो वो कलकत्ता के स्टेट गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। उसमें पश्चिम बंगाल के जो है वो एक्टिंग राज्यपाल यानी कार्यकारी राज्यपाल यानी एक्टिंग गवर्नर, एक्टिंग से मतलब ये है कि उसमें कोई गवर्नर नहीं था, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फणी भूषण चक्रवर्ती, वो यानी PB चक्रवर्ती ने वो उसके क्लेमेंट एटली जो कि माने भूतपूर्व माने वो प्रधानमंत्री था उसका ब्रिटेन का, उसे मिलने गए। तो बात करते ये पूछ लिया कि सर 19 जो है कि 1945 में आप
जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे। यहाँ का जो 1942 का जो भारत छोड़ का आंदोलन भी मर चुका था। तो कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि आप जो है भारत को छोड़ने का मन आपने बना लिया। ये बात वो जो हमारे कार्यकारी राज्यपाल या एक्टिंग वो गवर्नर जो कि वाकई में क्या थे, वो चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट श्री फणिभूषण चक्रवर्ती, जब ये सवाल उन्होंने उस क्लेमेंट एटली जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, जब ये सवाल उन्होंने किया तो उसके जवाब में बोला कि अरे नहीं भाई, वो जो सुभाष चंद्र बोस की INA थी, आज़ाद हिंद फौज, उसकी प्रेरणा के अनुसार हमारे यहाँ के जो है जो रॉयल इंडियन नेवी में जो बगावत शुरू हो गई वो अंग्रेज़ों के खिलाफ, और वही बगावत जो है इसमें मैंने आर्मी में भी होने जा रही थी। तमाम डेली रिपोर्ट आ रही थी कि भाई अब जो है ये जो सेना में जो भारतीय लोग हैं अब ये कहना नहीं मान रहे हैं। तब हम लोगों ने सोचा कि भाई अब जो है वो अब बिल्कुल माने सेफ रास्ते से, सुरक्षित रास्ते से अब वो निकल देना बेहतर है। तब इस बात को और सबसे सेफेस्ट क्या था कि जो है ये गांधी नेहरू को मिला करके पूरा बोले, यानी जिन अंग्रेजों से लड़ा गया उनको ये पूरी ताजपोशी के साथ ये विदा किए, ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू। दूसरा कोई होता तो कहते भैया आप जाइए, बाकी व्यवस्था हमारी है। लेकिन ये दोनों गद्दार थे ना, और सिर्फ देश की आज़ादी में कोई हमेशा जो है अंग्रेज़ों की दलाली और मुखबिरी किया। जब सत्ता वो लेने की बात आई तो सबसे आगे, और जो है सत्ता लेने के लिए देश ही बांट दिया। और देश नहीं, उस देश बंटने के कारण जो आबादी का हस्तांतरण हुआ उसमें 25 से 30 लाख लोगों ने जान गंवाई। ये सब आरोप लगाते हैं कि जिन्ना साहब ने जो है डायरेक्ट एक्शन की बात कही थी। डायरेक्ट एक्शन की बात कही थी, बात सही है, लेकिन डायरेक्ट एक्शन जो है इन कांग्रेसियों के खिलाफ कही थी। इस गद्दार जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू के खिलाफ, नेहरू के इन दोनों के समर्थकों के खिलाफ। लेकिन ये सब तो बड़े बड़े होशियार हैं ना, कोई भी कार्रवाई करिए उसको सांप्रदायिकता की ओर घुमा देते हैं। तो सांप्रदायिक हिंसा यानी इन सब ने फैलाई भी, और सारा इल्ज़ाम जो है इनके माथे पर मर गया। लेकिन उनका जिन्ना साहब का सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि जब उन्होंने दावा किया था भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए, वो भारत के एक टुकड़े पर जो है वो राजी होना जो है उनकी सबसे बड़ी भूल है। तो खैर, तो ये इतिहास रहा है, कितनी बड़ी दुश्मनी किया है इस JNPC ने। आज भी उसका जो प्रोडक्ट है, जो उसकी ब्रीड है, ये राहुल गांधी, वो भी देश के साथ बहुत गद्दारी कर रहा है। दुख इस बात का है कि आज भी कुछ लोग उसके मोह माया जाल में, अब जैसे वो बोल रहा था वो पेगासस पर और पेगासस पर हमको और भारतीय जनता दल को हंसी आ रही है इस बेवकूफ़ जो है मोदी सरकार पर, बेवकूफ़ मोदी पर, उसके मंत्रियों पर, कि अरे भाई पेगासस की ज़रूरत क्या है राहुल के लिए? वो तो गद्दारी की खुली किताब है। वो कार्रवाई तुम नहीं करते हो ना। तुम्हारा राष्ट्रवाद का तकाजा यह है कि राहुल जैसे गद्दारों को पालना। समस्या ये है, समस्या जो है वो पेगासस नहीं है। लेकिन अभी इस तथ्य को घुमाने के लिए वो देश में राष्ट्रव्यापी चल रहा है, और इसके इस साजिश को ये सब पूरी हवा देते हैं। जी न्यूज़ वाला देगा, इंडिया TV वाला देगा, रिपब्लिक भारत वाला देगा। अब बाकी जो चैनल हैं वो तो JNPC के, मैंने JNPC कैसे सत्ता में वापस आए उसका ही माहौल ये बनाते रहते हैं। तो कोई बात नहीं है, इन सारे का इलाज जो है वो भारतीयता है और भारतीय एकता है। और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन
जो भारतीयता के आधार पर एक होकर के ये पूरा निर्णय मन में ठानना कि इन सारी ताकतों को नष्ट में नाबूद करना है ईवीएम मशीन पर, मतपेटी पर, बैलेट बॉक्स पर और बूथ पर। इससे जरा भी रंज मात्र वो डिगे नहीं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह है जो कि हमको शुरू में ही कहना चाहिए था। कल किसी कारणों से कल शायद वीडियो जारी न हो पाए, परसों जारी होगा। लेकिन परसों के 10-15 रोज के बाद जब हम लोग आप लोगों के बीच में आएंगे तो हो सकता है तब वो नियमित रूप से जारी न हो पाए, मैंने थोड़ा सा मतलब छिटपुट रूप में वो जारी हो सकता है। एक जो निवेदन जो कि 2 बार किया गया था, आप लोग जब भी बात करते हैं भारतीय जनता दल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री से, तो अपना नंबर, अपना संपर्क नंबर सहर्ष खुशी उत्साह के साथ और बढ़ चढ़ के आप जो है वो नंबर जरूर दे दीजिए, इसलिए कि इन्हीं नंबरों के सहारे हम आप लोगों के बीच में आएंगे और जो है संपर्क का विस्तार करेंगे। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, कोई इस बात नहीं है। वो हमारे लिए भी कीमती है, आपके लिए भी कीमती है। तो वो संपर्क का नंबर जो है जब भी आप बात करें वो खुशी बजाय कि वो संगठन मंत्री को भी मैंने वो हिदायत दी हुई है और इंस्ट्रक्शन उनको दिया हुआ है, लेकिन ये सहयोग जो है वो आपकी ओर से वो आना चाहिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को, और देखिए भारतीय एकता की नकल जो है ये कई रूपों में चुराने की या नाटक करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन भारतीय एकता आवाम के लिए तो बहुत आसान है, वो तो चाहती है। लेकिन जो ये ताकतें समाज को बांट रही थी, उनके मुंह से एकता और उनके मुंह से जो है ये एकता का पाखंड जो है, इसी पाखंड को पहचानने की आवश्यकता है। चाहे वो समाजवादियों का हो कि सर्व सम्मेलन, तो सब पूछे कि सर्व कैसा है भैया, सब कैसा है, हम तो एक ही हैं। और ये बहुजन समाज से पूछना चाहिए कि भाई ये ब्राह्मण कैसा है, हम तो ब्राह्मण रहे ही नहीं, ये ब्राह्मण है, भारतीय हैं हम लोग। बाबा साहब के सहयोग से जो संविधान बना वो तो यही उसी का आदेश है। तो ये मूल सवाल जो है उनसे करना चाहिए, तब जाकर के ऐसी ताकतें परास्त होंगी। लेकिन असली परास्त होंगी वो मतपेटी पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।